नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के पाठ 1 हम बच्चे हैं तो क्या कविता, जिसके कवि श्री गोपाल दास नीरज हैं। इस कविता को हमने पढ़ा है, इसका अर्थ ग्रहण किया है और अब हम इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और दीर्घ प्रश्नोत्तरों के सहित इस पाठ को हृदयंगम करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। दासी, दासी का अर्थ क्या होता है? नौकरानी। नंबर 2, भूचाल। भूचाल का अर्थ क्या होता है? भूकंप या धरती का हिलना। कभी कभी हम महसूस करते हैं ना, धरती हिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप या भूचाल। नंबर 3, बिछौना। बिछौना का अर्थ होता है बिस्तर, जिस पर कि हम सोते हैं। नंबर 4, क्रांति। क्रांति का अर्थ है विद्रोह या अन्याय का विरोध करना। कैद, कैद का अर्थ है जेल में बंद। आइए हम मौखिक प्रश्न का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, आदमी की किस्मत कहाँ कैद है? उत्तर 1, आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में कैद है। यहाँ चांदी की कुछ दीवार से मतलब क्या है? रुपयों और पैसों की जो दीवार है, जो अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच में आ गई है, उस दीवार को क्या बताया गया है? चांदी की दीवार। चांदी का अर्थ यहाँ क्या है? अमीरी से। नंबर 2, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे क्या देंगे? उत्तर नंबर 2, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे हंसी देंगे। कहने का क्या तात्पर्य है? जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके घर में हंसी और खुशी नहीं है, जो हमेशा दुख में डूबे हैं, उन लोगों को बच्चे क्या देंगे? हंसी देंगे, मुस्कुराहट देंगे। नंबर 3, भूख कहाँ उग रही है? उत्तर नंबर 3, भूख गलियों व बाजारों में उग रही है। कहने का क्या मतलब है कि जो गरीबी है, भूख का मतलब गरीबी, गरीबी है वो गलियों में और बाजारों में, बाजारों में, गलियों में, चारों तरफ क्या है? भूखे और गरीब लोग हैं। अब हम लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। नंबर 1, बच्चों का क्या करने का इरादा है? उत्तर नंबर 1, बच्चों का इरादा हिंदुस्तान बदलकर देश को समृद्धिशाली बनाने का है। अब बच्चे क्या चाहते हैं? कि हम देश को बदलें। कैसे बदलना चाहते हैं? कि हमारा देश समृद्धिशाली बन जाए, यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं हो और अमीर और गरीब की भावना किसी के भी अंदर न रहे। बच्चे दुनिया के मन से भेदभाव को मिटाकर प्यार बढ़ाने का इरादा रखते हैं। नंबर 2, बच्चे इंसान के साथ साथ और किसे बदलना चाहते हैं? उत्तर नंबर 2, बच्चे इंसान के साथ साथ दुनिया के भगवान और पुरानी रीति रिवाजों, मान्यताओं, पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? कि इंसान के अंदर की जो गलत भावना है वह तो दूर हो ही हो, परंतु साथ ही साथ दुनिया के भगवान क्या है? यहाँ रुपयों और पैसों की भावना है वह, और पुरानी रीति रिवाज, पुरानी सोच, पुरानी मान्यता, इन सब को बच्चे बदलना चाहते हैं। नंबर 3, दुनिया के सामान बदलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? दुनिया के सामान क्या है? दुनिया के भेदभाव, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, तो ये क्या है? दुनिया के सामान। दुनिया के सामान बदलने के लिए हमें लोगों के बीच नई क्रांति का दूत बनकर बुराइयों को मिटाने का प्रयास करना होगा। यानी लोगों के बीच में हमें जाना होगा, उन्हें नई नई क्रांति का पाठ पढ़ाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आज का जो युग है वह बदल चुका है। उनके अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास करना होगा। मुश्किलों से लड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी भावना उन्हें बतानी होगी। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। नंबर 1, चांदी की दीवारों से कवि का क्या तात्पर्य है? हमने इसको मौखिक प्रश्नों में भी पढ़ा था कि चांदी की दीवार से तात्पर्य क्या है? पैसों और रुपयों से है। चांदी की दीवारों से कवि का तात्पर्य धन दौलत के घमंड और अभिमान से है, जिसके वश में आकर मनुष्य अच्छे कार्य को छोड़कर अज्ञानता व धन के घमंड से गलत कार्य कर बैठता है। यानी अमीर लोग हैं, उनको चांदी यानी रुपयों पैसों का, धन दौलत का इतना घमंड और अभिमान होता है कि मनुष्य को यह नहीं समझ में आता कि वह कौन सा अच्छा कार्य कर रहा है और कौन सा कार्य बुरा कर रहा है। वह पैसों की इस घमंड और अज्ञानता के कारण गलत कार्य कर बैठता है। नंबर 2, बच्चे स्वयं को क्रांति का दूत क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 2, आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। आज जो बच्चे हैं वो कल
अच्छे भविष्य का देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए बच्चे अपने देश में पुरानी मान्यताओं, विचारों, दौलत के विरुद्ध क्या लाना चाहते हैं? क्रांति लाना चाहते हैं, ताकि देश उन्नत हो सके। इसलिए बच्चे स्वयं को क्रांति का दूत कहते हैं। बच्चे नहीं चाहते कि हमारा देश पिछड़ा हुआ रहे, यहाँ पर गरीबी बढ़े। वह चाहते हैं कि बड़े और दूसरे देशों की तरह हमारा देश भी आगे आए। तो इसके लिए बच्चे क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति का दूत बनना चाहते हैं, ताकि वो पुरानी मान्यताओं को, दौलत के विरुद्ध, इन सब के विरुद्ध क्रांति ला सके। प्रश्न नंबर 3, गर या नह हुआ तो सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। ये पंक्ति हमारे समक्ष है। इस पंक्ति को हमें व्याख्या प्रस्तुत करनी है, अर्थात इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर नंबर 3, बच्चे चाहते हैं कि वे सभी के घरों में खुशियां फैलाएं। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि सभी के घरों में खुशियां हों, कोई भी गरीब ना हो, कोई भी दुखी ना हो, ताकि सभी लोग क्या कर सके? अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर यह संभव न हुआ तो बच्चे क्या करेंगे? लोगों के विचार, उनकी सोच तथा उनके अंदर मृत पड़ी, मृत का अर्थ क्या होता है? मरी हुई, उनके अंदर जो भावना मर चुकी है, किसकी भावना? वीरता की भावना। तो वे फिर से लोगों के बीच में वीरता की भावना लाएंगे, उनके अंदर जोश और उत्साह लेकर आएंगे, और ऐसी मृत पड़ी भावनाओं को वो क्या करेंगे? बदल कर छोड़ेंगे। आइए विचारात्मक अर्थात दीर्घ प्रश्नोत्तर देखते हैं। नंबर 1, इस कविता में बच्चे क्या क्या बदलना चाहते हैं? उत्तर नंबर 1, हम बच्चे हैं तो क्या? कविता के माध्यम से बच्चे अपने अंदर देशभक्ति की भावना भरते हुए देश की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहते हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कि बच्चों के अंदर वो देशभक्ति की भावना लाना चाहते हैं, कि ताकि बच्चे क्या कर सके? अपनी देश की जो कमियां हैं उन्हें पहचान सके, और उन्हें पहचान कर वो उन्हें दूर कर सके, ताकि हमारा देश उन्नति कर सके। बच्चे देश के लोगों के गलत विचारों, उनकी झूठी शान शौकत, वे पुराने गानों को, पुराने गीतों को बदलना चाहते हैं। इस कार्य में चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफें सहन करनी पड़े, वे इसके लिए भी तैयार है। अब बच्चे क्या चाहते हैं? कि हम हमारे देश के गलत विचारों, झूठी धारणाओं और जो अमीर लोग हैं उनके झूठी शान शौकत को बदल दें, ताकि इस कार्य में उन्हें चाहे कितनी भी तकलीफें सहन करें, वे हंसते हंसते सहन कर लेंगे, लेकिन वे अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहते हैं। नंबर 2, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बच्चे देश का भविष्य होते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर एक जोश व उमंग की लहर होती है। बच्चों के अंदर कुछ कर गुजरने की भावना होती है। बच्चे चाहे तो बड़े से बड़े तूफानों से लड़ने की भी क्षमता रखते हैं। अब बच्चों के अंदर क्या होता है? नया जोश होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है, किसी कार्य को करने की लहर होती है। अगर बच्चे चाहे तो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर क्या बताया गया है? कि उनसे तूफानों से भी लड़ने की क्षमता होती है। बस उनके अंदर क्या होनी चाहिए? भावना आनी चाहिए अपने देश के प्रति। बच्चे अगर यह दृढ़ संकल्प कर ले कि देश को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है, तो देश का भविष्य उज्जवल ही होगा। अगर बच्चे मन में यह चाल लें कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने का सदैव प्रयत्न करेंगे, तो निश्चय ही हमारा देश का भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा, हमारा देश हमेशा आगे बढ़ पाएगा। बच्चे ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छे व सुदृढ़ देश की नींव बच्चों के ही हाथों में होती है। नंबर 3, नई क्रांति से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या हमारे देश को इसकी आवश्यकता है? नई क्रांति क्या है और इसकी क्या हमारे देश को आवश्यकता है? देखिए, उत्तर नंबर 3, नई क्रांति से कवि का तात्पर्य लोगों के अंदर जोश व साहस की भावना लाकर देश को विकसित करने से है। अब नई क्रांति क्या है? कि लोगों के अंदर जो पुरानी भावनाएं हैं, पुराना जो नजरिया है लोगों का, पुराने जो विचार है, वो एकदम से हट जाएं। लोगों के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पैदा हो जाए, उनके अंदर जोश आ जाए, उनके अंदर उत्साह आ जाए, वो साहस की भावना के साथ देश को विकसित करने के लिए आगे आ जाए। आज विश्व में अनेक देश हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें भी अपने देश को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए नई क्रांति की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि विश्व में अनेक देश हैं, वो हमारे देश से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, पर इसके लिए
हमारे देश को की छवि अगर विश्व पटल पर यानी विश्व की भूमि पर अगर हमारे देश की छवि हमें कायम रखनी है तो इसके लिए हमें नई क्रांति लानी होगी, लोगों के बीच में प्यार और एकता की भावना लानी होगी, देश का विकास करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा और अन्य देशों के साथ गर्व के साथ खड़ा हो सकेगा। इसलिए हमें हमारे देश में नई विचारपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। नई विचारपूर्ण क्रांति की आवश्यकता का तात्पर्य क्या है? लोगों के अंदर नए विचार लाने होंगे, पुराने विचार है जो मर चुके हैं उनको मृत कर देना है, लोगों के बीच में जोश लेके आना है, उत्साह लेके आना है। आइए अब हम रिक्त स्थानों को भरते हैं। कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। हम बच्चे हैं तो क्या हम बदल कर छोड़ेंगे? क्या बदल कर छोड़ेंगे? हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। नंबर 6, खुद मिट जाएंगे या सब बदल कर छोड़ेंगे? खुद मिट जाएंगे या फिर सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। हम नई क्रांति के दूत बदल कर छोड़ेंगे। हम नई क्रांति के दूत हैं, क्या बदल कर छोड़ेंगे? पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। गर यह न हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। अगर यह भी नहीं हुआ तो सचमुच हम तीर और कमान बदल कर छोड़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों का कविता के अनुसार मिलान कीजिए। अब कविता में किन शब्दों को क्या बताया गया है? क, दासी। दासी किन को बताया गया है? मुश्किलों को। नंबर ख, ख खिलौने। खिलौने किन को बताया गया है? आंधी और तूफान को। नंबर ग, बिछोने। बिछोने किसको कहा गया है? बर्फ से ढके पहाड़। नंबर घ, बिगुल। बिगुल किसको कहा गया है? भूचाल। नंबर ड, बच्चे। बच्चे किसको कहा गया है? क्रांति के दूत। अब हमने शब्दों में और वाक्यों में और मेरे विचार से इन प्रश्नों का अध्ययन हमने अभी किया था, इनके उत्तर का हमने हृदयगम किया था। आइए हम भाषा और व्याकरण को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया। दुनिया का क्या होगा? जगत, संसार। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। ग, पहाड़, नग, शैल, भू। घ, चांद, सुधाकर, मयंक। घर, भवन, आलय। इस कविता के द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण पहचान कर लिखिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास के अंदर दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। अगर इस योजक चिन्ह को हटा दिया जाता है तो यहाँ पर और शब्द आ जाता है, यानी कि इस योजक चिन्ह को हटाने से यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? और। जैसे आंधी और तूफान, तीर और कमान, गलियों और बाजारों। इसी तरह जैसे माता और पिता, दाल रोटी, भाई बहन, सुख दुख, रुपया पैसा, सबके अंदर हम क्या लगाते हैं? बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो ये योजक चिन्ह हमें किस समास की पहचान बताता है? द्वंद्व समास की पहचान बताता है। तो इस कविता में कौन कौन से हैं द्वंद्व समास के उदाहरण? आंधी तूफान, तीर कमान, गलियों बाजारों। आइए नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार काल में बदलकर लिखिए। अब यहाँ पर अपने को कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके सामने हमें निर्देश दिया गया है, हमें निर्देशानुसार वाक्यों को बदलना होगा। क, हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी देंगे। ये जो वाक्य है वो हमें भविष्य काल में दिया हुआ है, इसे हमें वर्तमान काल में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी दे रहे हैं। नंबर ख, आंधी तूफान हमारे खिलौने। अब देखिए यहाँ आंधी तूफान के बीच में आपको क्या दे रखा है? योजक चिन्ह दे रखा है। तो ये क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। आंधी तूफान हमारे खिलौने हैं, ये क्या है? वर्तमान काल में दिया हुआ है, इसको हमें भविष्य में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? आंधी तूफान हमारे खिलौने होंगे। नंबर ग, हम उन्हें चांद देंगे। ये क्या है? भविष्य काल में, और इसको हमें भूतकाल में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम उन्हें चांद देते थे। नंबर गए, हम उन्हें चांद देंगे, ये चीज क्या थी? भविष्य काल में। अब हमें इसको भूतकाल में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे? हम उन्हें चांद देते थे। नंबर घ, सबको एक जैसी सुविधाएं दी गई थी। ये वाक्य क्या है? भूतकाल में दिया गया है, इसको हमें वर्तमान में बदलना है। सबको एक जैसी सुविधाएं दी जा रही है। नंबर ड,
बालक अपने माता-पिता से शिक्षा लेता है। ये बात क्या आ रही है? वर्तमान काल में भी चल रही है। तो इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। इसको हम क्या बोलेंगे? बालक अपने माता-पिता से शिक्षा लेगा। अब आइए नंबर 4, फ़ और ज़ के प्रयोग होने वाले 3-3 शब्द लिखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, फ़ और ज़ के नीचे आपको एक बिंदु दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता क्या है? अरबी और फ़ारसी के शब्द होने का पता लगाता है। अर्थात किसी फ़ और ज़ शब्द के नीचे अगर यह नुक्ता होगा तो समझ लीजिए वह अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। जैसे फ़ से हम देखते हैं आफ़त, इस्तीफ़ा, तूफ़ान, फ़ैसला। अब देखिए, जैसे मजदूर, फौज, जिला। आप समझ गए होंगे इस बिंदु को, इस डॉट को क्या बोलते हैं हम? नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता किस भाषा से लिया गया है? अरबी और फारसी भाषा से। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? आगत वर्ण, यानी जो शब्द हिंदी के न होकर किसी अन्य भाषा से आए हुए हैं। आगत का मतलब आए हुए, किसी अन्य भाषा से आए हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। नंबर 5, गुणवाचक विशेषण। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि विशेषण क्या होता है। दो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो हमें गुणों की पहचान बताता है। अब यहाँ पर देखिए, साहसी बच्चे, तो बच्चे की विशेषता क्या है? कि वो साहसी है, ये उसका गुण है। शत्रु, शत्रु अर्थात कैसा शत्रु? कायर शत्रु। और अगर हमें गुणवाचक की पहचान करनी हो तो कैसा, कैसी, कैसे, इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, और अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे भूख, तेज भूख, कैसी भूख लग रही है? तेज भूख लगी है। प्यारा देश, कैसा देश है? हमारा देश कैसा है? हमारा देश प्यारा देश है। तो यहाँ पर प्यारा, तेज, कायर, साहसी, ये वाले शब्द क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे। इस प्रकार हमने प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया, भाषा और व्याकरण को समझा, हमने विशेषण को समझा, हमने अरबी और फारसी के शब्दों को, आगत वर्णों को समझा, काल को समझा। इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आप सब अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से इसको वापस से हृदयंगम कीजिए। धन्यवाद।